पश्चिम एशिया की राजनीति में इन दिनों एक नया शब्द गूंज रहा है, हेक्सागन ऑफ अलायंसेज। जब बेंजामिन नेतन्याहू ने यह अवधारणा सामने रखी तो उन्होंने इसे एक ऐसी सुरक्षा ढांचे के रूप में पेश किया जो उनके अनुसार क्षेत्र में सक्रिय रेडिकल एक्सेस का मुकाबला करेगा। उन्होंने संकेत दिया कि यह गठबंधन उन देशों को साथ लाएगा जो चरमपंथी ताकतों को साझा चुनौती मानते हैं। नाम लेते हुए उन्होंने भारत, ग्रीस और साइप्रस का उल्लेख किया। साथ ही कुछ अरब, अफ्रीकी और एशियाई देशों को भी उन्होंने शामिल करने की बात कही। यह घोषणा ऐसे समय में आई जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जरा इस तस्वीर को समझिए। एक ओर ईरान और उसके सहयोगी समूह जिन्हें इजराइल रेडिकल एक्सिस कहता है, और दूसरी ओर वे देश जो इस प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं। उनका कहना था कि दुनिया के कई देश अब यह समझ चुके हैं कि सुरक्षा चुनौतियां साझा हैं और उनसे निपटने के लिए साझा रणनीति की जरूरत है। यही वजह है कि हेक्सागन को उन्होंने केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक संभावित सुरक्षा आर्किटेक्चर के रूप में पेश किया, जिसमें रक्षा सहयोग, खुफिया साझेदारी और रणनीतिक तालमेल शामिल हो सकता है। लेकिन जैसे ही यह विचार सामने आया, इसकी प्रतिक्रिया सबसे तीखी पाकिस्तान से आई। सीनेट ऑफ पाकिस्तान ने तुरंत एक प्रस्ताव लाकर इस पहल की कड़ी निंदा की। यह प्रस्ताव परवेज शाह मोहम्मद जई खान ने पेश किया, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार का हिस्सा है। प्रस्ताव में कहा गया कि ऐसा कोई भी गठबंधन मुस्लिम उम्मा की एकता और अखंडता को कमजोर कर सकता है और इससे क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शांति पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान ने इसे मुस्लिम देशों के खिलाफ एक संभावित ब्लॉक के रूप में देखा और इसे उकसाने वाला कदम बताया। इस पूरे विवाद में एक और मुद्दा भी जोड़ा गया, दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को इजराइल द्वारा मान्यता देना। पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी बताया और कहा कि उसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन सहित कई देशों के साथ मिलकर इस फैसले का विरोध किया था। साथ ही गाजा में संघर्ष विराम उल्लंघन और फिलिस्तीन के प्रश्न को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया। पाकिस्तान ने 1967 की सीमाओं के आधार पर स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की मांग दोहराते हुए पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी मानने की बात कही। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरी कहानी में भारत की स्थिति कहाँ है? भारत पिछले कुछ वर्षों में इजराइल के साथ रक्षा, तकनीक और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करता रहा है। साथ ही भारत ने पश्चिम एशिया में संतुलित कूटनीति अपनाई है। एक ओर इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी तो दूसरी ओर अरब देशों और ईरान के साथ भी मजबूत संबंध। ऐसे में हेक्सागन की अवधारणा भारत के लिए अवसर भी हो सकती है और कूटनीतिक चुनौती भी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अभी तक हेक्सागन कोई औपचारिक सैन्य संगठन नहीं है। यह एक विचार है, एक संभावित ढांचा जिसकी रूपरेखा स्पष्ट नहीं की गई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार विचार ही संकेत बन जाते हैं। वे यह दर्शाते हैं कि किस दिशा में शक्ति संतुलन बदल सकता है। यदि यह पहल आगे बढ़ती है तो यह पश्चिम एशिया में नए ध्रुवीकरण को जन्म दे सकती है। वहीं यदि यह केवल रणनीतिक संदेश तक सीमित रहती है तो इसे कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। कुल मिलाकर हेक्सागन ने एक नई बहस को जन्म दिया है। एक ओर इजराइल सुरक्षा सहयोग को नए आयाम देने की बात कर रहा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान इसे मुस्लिम देशों के खिलाफ एक संभावित ध्रुवीकरण के रूप में देख रहा है। भारत का नाम इस चर्चा में आने से मामला और भी संवेदनशील हो गया है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह पहल वास्तविक गठबंधन का रूप लेती है या केवल बयानबाजी तक सीमित रहती है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम एशिया की राजनीति में यह शब्द एक नई हलचल पैदा कर चुका है और इसके प्रभाव दूर तक महसूस किए जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा प्रस्तावित हेक्सागन ऑफ अलायंसेज की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। इस पहल के क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तथा भारत की पश्चिम एशिया नीति पर संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।